आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसकी बुनियादी वजह यह है कि खान साहब को अडयाला से निकाल कर ये लोग पिम्स अस्पताल लेकर जाते हैं और 2 दिन गुजर गए, इस हवाले से कोई खबर नहीं आई। आज एक प्रेस रिलीज जारी की गई और प्रेस रिलीज जारी करने वालों ने उस प्रेस रिलीज के नीचे ये लिखना गवारा नहीं किया कि लिखने वाला कौन है और मुखातिब कौन है और किसके हुक्म पर लिखा गया और इदारा कौन सा था जिससे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि एक अटेंडरी जारी कर दी जाए। राय साहब, ये खबरें नहीं आ रही और खबरें दबाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जैसा जमहूरियत को दबाकर ये लोग ऊपर बैठ गए हैं। और अब तो खबरें ऐसी आ रही हैं कि पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान जंग कर दिया है। अब ऐलान जंग एक मैदान जंग के अंदर राय साहब एक तो ऐसे किया जाता है कि आप टेक्टिकल स्ट्राइक्स करते हैं, फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं, फिर उससे पहले उसकी तैयारी की जाती है। जो ये फेज इस वक्त हमारे सामने राय साहब, वो है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर जो बयानबाजी है वो हो रही है। 3 कॉलम्स आ गए, मालिक साहब ने भी अपने प्रोग्राम में तफसील से बात की और भी बड़े लोग बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत जा रही है अलविदा शहबाज, गुड बाय शहबाज और हुकूमत का तख्ता उल्टने के करीब है। और फिर उसके साथ साथ ये हुआ कि कुछ वीलॉगर्स प्रो एस्टेब्लिशमेंट, प्रो हुकूमत या एंटी हुकूमत या एंटी जो इस वक्त इत्तेहाद है, उन्होंने भी ऐसी बातें शुरू कर दी कि हुकूमत नहीं रहेगी और ये कंपनी नहीं चलेगी। इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन राय साहब, आज फैसल वाडा साहब आए और उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बातें कहना शुरू कर दी। यानी बंद कमरों में जो माहौल है वो गर्म है और बंद कमरों के अंदर एक दूसरे को पैगाम दिया जा रहा है कि तुम हमारी वजह से इस कुर्सी पर बैठे हो और हमारी वजह से तुम्हें पाकिस्तान के अंदर हुकूमत मिली, तो भूलना मत, और ये हुकूमत हम तुम्हारे से किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। राय साहब, ये जो फैसल वाडा ने जो बातें 3 कही हैं, एक तो ये इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर आज अडयाला में 10,000 का टारगेट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिक्वेस्ट कर रही है अचकजई को और इसको एंडोर्स कर रही हैं अलीमा खान। राय साहब, ये जो ट्राइका बना और ये तहरीक जो मैंडेट के अमीन थे, जिन लोगों को पाकिस्तान की आवाम ने अपना मैंडेट, अपना वोट उनको दिया कि तुम इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करो, वो आज रिक्वेस्ट पे चली गई है। और किससे? अचकजई से। ये माजरा क्या है? ये खबर राय साहब आपके बहुत करीब है दिल के और आपने अचकजई साहब के हवाले से जो बातें की हैं वो एक एक सच साबित हो रही हैं। इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप अपनी इनपुट दें। और फिर राय साहब, खान साहब की मुलाकात अडयाला से निकाल कर जिससे उनको लाया गया और इस वक्त होने क्या जा रहा है, क्या इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, रिहाई मिलेगी, क्या होगा? लेकिन स्टार्ट करते हैं फैसल वाडा की गुफ्तगू से। 3 बातें उन्होंने कही और फजल रहमान साहब जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान सच्चा है, इमरान खान को निकालो बाहर, इमरान खान के साथ मामला ठीक करो, वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है। एमएल वली ने भी प्रेशर डाला। लेकिन करप्शन की फाइल्स की बात कर रहे हैं फैसल वाडा। एक सूबे की वज़ीर-ए-आला वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहती है, एक सूबे के पुराने वज़ीर-ए-आला को हटाकर एक और बंदा अपने आप को पेश कर रहा है। उन सब की करप्शन के स्कैंडल्स आने वाले हैं, उनकी ज़ाती स्कैंडल्स भी आने वाले हैं और ये इंटरनेशनल स्कैंडल्स हैं। मैं पेशन गोई कर रहा हूं कि मुझे आइंदा के सियासी मंजरनामे में या तो सब एक कंटेनर्स पर नजर आएंगे या फिर तमाम लोग कंटेनर्स के अंदर। पाकिस्तान में गरीब आदमी की फिक्र किसी को नहीं, सिर्फ 4 बड़ी कंपनियों को माफिया बनाना है। इंडस्ट्रीज और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और 2 और लोग हैं। ये 3 आदमी ने पूरी गवर्नमेंट को साइड पे लगा रखा है। इंटरेस्ट की गेम है, ये करप्शन की गेम है। गिलगित के हवाले से वो ये कहते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म को नहीं जानता, मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि ब्यूरोक्रेट्स को वजीर बनाकर हुकूमत चलाई जा रही है। वफाकी हुकूमत होते हुए इलेक्शन हुए, घोड़ा भी आपका, मैदान भी आपका, गधा भी आपका, घास भी आपकी, मट्टी भी आपकी, कोच भी आपका और सिग्नल फ्री, डंडा फ्री, स्पीड ब्रेकर फ्री, आप भी फिर हार जाते हैं। तो ये क्या माजरा है? राय साहब, घोड़े में मसला है, ये घोड़े हैं, खच्चर हैं, ये क्या हैं? ये तो हम जरा अपने सुनने वालों को बताएं कि प्रॉब्लम कहां पर है, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लगता है कि फैसल वाडा को क्यों लॉन्च किया गया? काफी कमजोर दिखाई दिए, काफी अरसे के बाद वो नजर आए, क्या वजह बनी? रहा साहब देखिए हाशमी साहब, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने
शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाने का फ़ैसला कर लिया है। और क्या जो 3 कॉलम्स ऊपर नीचे आए उसके बाद एक प्रोग्राम किया गया, उसके बाद फैसल वाउडा जो कि पहले इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान समझे जाते थे और ये रावलपिंडी के तो करीब थे, लेकिन इनकी जो असल कुर्बत थी ये आपारा से थी। यानी इनको ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर उसको कंट्रोल तो पिंडी करता है, यानी जीएचक्यू करता है, रावलपिंडी करता है, लेकिन उसका एक सेक्शन जो है ये इस्लामाबाद में भी है और वो आपारा में है, तो वो भी बहुत अहम सेक्शन है। तो इनको आपारा वाला जो सेक्शन है उसके बहुत करीब समझा जाता था। वहाँ से इन्होंने आप ये कह लें कि एक रास्ता बनाया और उनकी रिकमेंडेशन पे या उनकी सजेशन पे, सिफारिश पे ओवरऑल ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो गए। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि फैसल वाउडा सेनेटर कैसे बने। फैसल वाउडा ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सेनेटर बनवाया, लेकिन किस पार्टी की सेनेट की एक सीट गई और फैसल वाउडा सेनेटर बने, और वो पार्टी कौन है? वो है पीपल्स पार्टी। अगरचे मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों ने ताबेदार बन के लाइन में लग के इस पूरे प्रोसेस को इंडोर्स किया, इसकी मुखालफत नहीं की, पीपल्स पार्टी की भी चूं चा नहीं निकली और फैसल वाउडा के लिए उन्होंने अपनी सेनेट की एक सीट कुर्बान कर दी। लेकिन आप अब जो फैसल वाउडा का बयान है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो लूट मार का माल है इसकी तकसीम के हवाले से, यानी जो इलेक्शन लूटा गया इसकी तकसीम के हवाले से थोड़ा सा तनाव है। और ये तनाव जो नूरा कुश्ती की सूरत में होता है, ये तनाव इसमें हमने देखा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक कुछ ट्वीट्स किए कि आपको तो हमने ख़ुद हुकूमत बनाने की दावत दी थी और आप एक तरफा जो है ये उम्मीद ना रखें कि सिर्फ हम ही महज़ब अंदाज में बात करेंगे, वरना हमें भी जवाबात देने आते हैं। आप ये मत कहें कि लाहौर जैसी हुकूमत साजी जो है ये कोई गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग करने जा रही है। और फिर उन्होंने कहा कि आप अब ख़ुद को इतना पाक दामन साबित करने की कोशिश ना करें। तो फैसल वाउडा जो हैं ये इस वक्त उस यानी आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी जिनके ब्याह पे ये सेनेटर बने, तो ये हो सकता है कि ये उधर से भी इनको कोई चाबी घुमाई गई हो कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको खामोश करवाया था शरीफ ख़ानदान की हुकूमत के सिफारिश पे और उनके कहने पे कि आप ज़रा खामोश रहें, बहुत बढ़ चढ़ कर बयानात देते हैं, और फिर एक लंबे अरसे तक बहुत बड़ी खामोशी भी रही। तो एक तो इसका ये कॉन्टेक्स्ट भी है कि ये मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जो कुछ कह रहे हैं ये पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन अभी जो इसकी टाइमिंग है ये इससे ज़्यादा यानी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से ज़्यादा रिलेट करती है। दूसरा, फैसल वाउडा आपको एक एडिशन इसमें कर दें, फ्रस्ट्रेशन नहीं लगती कहीं एस्टेब्लिशमेंट भी सोचती होगी ना कि यार ये जिनको हमने सीने से लगाया हुआ है और ना वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल बना सके, ना वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को ठीक कर सके। देखें, आप पॉलिटिकल कैपिटल बनाएं, अवाम में मकबूलियत हो जाएगी, लोग कहेंगे कि हाँ जिनको लाया गया ये बेहतर हैं और जिनको निकाला गया वो बिल्कुल नालायक थे। यहाँ पर जिनको लाया गया वो नालायक हैं और जिनको निकाला गया अब उनकी याद आती है। तो जो प्रेशर है रायसा वो तो कहीं और पड़ रहा है, तो उन्हें भी ख्याल आया कि यार इनको जरा थोड़ा सा हम देखें, इनको इनसे बात की जाए। और फिर लोगों के जरिए ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स इस वक्त जारी हैं नून लीग के ऊपर। देखें, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसने इस हुकूमत को आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट किया और इसका इतराफ़ भी खुद ये हुकूमत करती है, ख्वाजा आसिफ भी करते हैं, बाकी ख़ुद शहबाज शरीफ भी करते हैं। और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तो ये भी कहा जाता है कि अगर वहाँ से कोई इस तरह की खबर आए कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो पहले मैसेज कर देते हैं कि अपने मुतालबात जो हैं ये हमें लिख के भेज दें, इससे पहले कि आप कोई हिकमत अमली बनाएं, आपके सारे मुतालबात हम पूरे कर देंगे। यानी इस हद तक उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि वो सबमिसिव हैं इस्टेब्लिशमेंट के सामने। सबको पता है कि वो एक धांधली ज़दा इलेक्शन के नतीजे में यहाँ मुसल्लत हुए हैं। लेकिन अब इसके अंदर हो क्या रहा है, चूँकि वो ख़ुद तो
इस इलेक्शन के नतीजे में इक़्तिदार में नहीं आ सकते थे। सबको पता है कि उनको ताकतवर हल्के इक़्तिदार में लेके आए हैं। तो जब महंगाई होती है, जब अफरात ज़र बढ़ता है, जब यानी आपकी बेरोज़गारी बढ़ती है, जब आपका पेट्रोल जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर, क्या आपके अमीर तबके की पहुंच से भी बाहर हो जाता है, और उसके बाद आपके बिजली के बिल, फिर आपने जो कुछ सोलर के साथ जो जिन्होंने सोलर पैनल लगवाए उनके साथ जो खिलवाड़ किया, और लोगों के लिए यानी जो मिडिल क्लास है वो तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया आपने। अब लोअर और मिडिल क्लास, लोअर क्लास तो रह ही नहीं सकती, उसकी तो सर्वाइवल हो नहीं सकती। तो आपकी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो लोअर क्लास में चली गई है। तो अब एक ही क्लास है, यानी पहले तो आपका होता था एक लोअर क्लास है, एक लोअर मिडिल क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर एक अपर मिडिल क्लास है, और फिर आपकी एलीट क्लास है। लेकिन अब जो है, अब दो ही क्लासेस हैं, एक लोअर क्लास है और एक एलीट है। वो एलीट कौन सी है? ये पॉलिटिशियंस है। ये जो मरियम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, फैसल वाउडा, इसी तरह ये जो आपके आसिफ अली जरदारी ख़ानदान, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, और उसके बाद जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इनके साथ ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं का हिस्सा हैं, इन्हीं ख़ानदानों का हिस्सा है, इन्हीं ख़ानदानों के साथ कारोबार करते हैं या इन्हीं ख़ानदानों से रिलीफ लेते हैं। तो ये एक एलीट क्लास है जो पूरा गठजोड़ है, और नीचे जो क्लास है वो सारी अब लोअर क्लास रह गई है। तो इसलिए ये जो इस हुकूमत ने किया है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद तनकीद जब होती है तो उसकी जो आंच है, उसकी जो तपिश है, वो सिर्फ ये हुकूमत तो नहीं, उसकी तपिश तो ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट भी महसूस करती है। और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको आउट ऑफ वे जाकर सपोर्ट किया कि ये इकॉनमी को आगे ले जाएं। इस्टेब्लिशमेंट ने मुआहदा किया, सिक्योरिटी मुआहदा सऊदी अरेबिया के साथ जाके, और उस मुआहदे के नतीजे में ये था कि चले हमें माशी मदद मिलेगी। इस्टेब्लिशमेंट पूरे मिडल ईस्ट से जो मुआहदे करती है, क्योंकि मिडल ईस्ट को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं ज़ाहिर है कि उनकी एक ज़बरदस्त रैंकिंग है पूरी दुनिया के अंदर। तो मिडल ईस्ट समझता है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं ये उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हो सकती हैं। तो अभी फिर हमने सऊदी अरब जो है, ये रीजनल हैपनिंग हो रही थी, तो अपने जो जंगी साजो सामान हैं और जो अपने ट्रूप्स हैं वो वहाँ पे मूव भी किए। उसके बाद सफारती सतह पर आप देख लें, यानी पहले दहशतगर्दी की सतह पर देख लें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमने स्ट्राइक किए। उसके बाद जो आपका दहशतगर्दी का मामला है उससे फ़ौज अकेले निमट रही है या निमटने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की जानिब से कोई आपको नेशनल एक्शन प्लान नज़र नहीं आता, कोई आपको हुकूमत की तरफ से कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़। आप मुझे बता दें कि शहबाज शरीफ के कितने खिताबात हैं, कितनी स्टेटमेंट्स हैं, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, या कोई कौन सी उन्होंने आज खुद कोई आला सतह की मीटिंग चेयर किया। उसके बाद ये जो अभी ईरान और अमेरिका की डील हुई है, इसके अंदर भी फ़ौज ने, यानी सबको पता है कि बराह रास्त फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने किरदार अदा किया है। बल्कि अब तो एक ट्रेंड भी चल रहा है, कुछ लोग ट्रेंड भी चला रहे हैं कि कुछ शहबाज शरीफ को भी क्रेडिट दे दें। इसके ऊपर भी बड़े ट्वीट्स हो रहे हैं। तो यानी इस कदर फैसिलिटेट किया कि किसी तरीके से ये लोगों को रिलीफ दे दें, लेकिन रिलीफ नहीं दे सकी। ये हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकी, उल्टा उनकी ज़िंदगी जीरन कर दी। और चूँकि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, इनकी मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ मौके पे इस उम्मीद का इजहार करते रहे हैं पब्लिक फोरम्स पर कि इकॉनमी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, और उन्होंने ये असेसमेंट इस बुनियाद पे की होगी कि चलें एक हाइब्रिड निज़ाम है, हम पूरी सपोर्ट करेंगे इस हुकूमत की जहाँ जहाँ हम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मिडल ईस्ट में, UAE में, सऊदी अरेबिया, कतर और बाकी जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, वो वहाँ से कुछ नहीं आया, सिर्फ बिल ही आया है कि जहाज इतने 1000 मील चल चुका है, वहाँ से सिर्फ तेल का बिल ही आया। राय साहब नहीं, आगे उससे पहले भी वहाँ से हमें मिलते रहे, हमें वहाँ से मिलते रहे। इस दफ़ा तो UAE के हमें वापस करने पड़े हैं, उसकी वजूहत कुछ और हैं। लेकिन
इसके बावजूद ये मईशत आगे नहीं बढ़ा सके। तो ये जब इस तरह का होता है तो फिर बाज़ इसका बाज़ लोगों का वैसे ख्याल है कि उसकी वजह जरदारी साहब थे, बट मैं चाह रहा हूँ कि आगे जो खान साहब की खबर है उसको थोड़ा हम एक्सप्लोर कर लें। नहीं, आसिफ अली एक मैं तो 30 सेकंड में आसिफ अली जरदारी को इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है कि यूएई पाकिस्तान के ताल्लुका, यूएई आसिफ जरदारी की वजह से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब कर ले। यूएई को भी पता है वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है। वो बराह रास्त ताल्लुक इस बात से नहीं, वो बराह रास्त ताल्लुक इस बात से है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक जो डिफेंस मुआहदा किया, उसकी एक वजह ये थी। और सऊदी अरेबिया जो हमारा बड़ा मेहरबान दोस्त है, उसके और यूएई के पिछले कुछ अरसे से बड़े इख्तलाफात हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। फिर उसके बाद चूँकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि मीडिएशन की, तो ये भी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि पहला स्टैंस यूएई का ये रहा जो पस पर्दा, वो ये था कि ये मीडिएशन नहीं होनी चाहिए और ये यानी किसी फैसला कुन मामला जो है ना, ये उस तरफ ये मामला जाने चाहिए। तो वो भी एक फैक्टर है। और ये भी है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ ज़्यादा यकजहती का इज़हार किया। तो आसिफ अली जरदारी कभी भी इतने अहम नहीं थे। ये तो वैसे कहने के लिए कुछ लोगों ने कह दिया कि उनकी जायदादों की वजह से ये सब कुछ हो गया, वरना उनकी कोई अहमियत नहीं है इतनी इंटरनेशनल की उनकी वजह से एक मुल्क हमसे नाराज़ हो जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। खान साहब की रिहाई का मामला है। मैं आपको ना एक ट्वीट याद करवा देता हूँ, और लोगों ने आज हमसे गिला की है, तो हम मेक श्योर ये करेंगे कि अपनी सैटरडे और संडे की जो है छुट्टी ना करें। तो ये मैं प्रोग्राम के अंदर कह रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। राज साहब, खबर ये थी कि अलीमा खान ने ना एक ट्वीट की। वो ट्वीट ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रिक्वेस्ट किया चकजई से कि आप 10,000 बंदा लेकर जो जाएं। राज साहब, क्यों रिक्वेस्ट करेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चकजई? करनी चाहिए उन्हें अचकजई से रिक्वेस्ट। अचकजई तो बेनिफिशियरी हैं इस मैंडेट के, और तहरीक-ए-इंसाफ के 300 खंबे अमीन हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं। ये तो इनको बताना चाहिए कि निकलो पाकिस्तान के लिए, निकलो इमरान खान के लिए, उसकी आंख ज़ाया होगी। राज साहब, मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कहा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। राज साहब, इन्होंने अपने हाथों से वो रेड लाइन मिटा दी। इमरान खान की एक आंख ज़ाया होगी। इन जालिमों को ये नहीं पता। वो बैरिस्टर गौहर, अब तो मैं उनका जो नाम मैंने उनकी हरकतों की वजह से मैं कल उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर गया। राय साहब, कार्टून नेटवर्क और मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। वो अपने ट्विटर के ऊपर अपनी तारीफ़ें लिख रहे हैं। तो ये लोगों ने तहरीक कैसे चलानी है? बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जी मुझे सुबह बताया गया। पूछो किने दसिया, पूछे उनसे कि मुझे क्यों रात को नहीं बताया गया, फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। वो एक बयान देते हैं और समझते हैं कि उनकी जो चेयरमैनशिप है वो बरकरार है और इनको मौका दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोचते होगी ना कि यार ये बंदा ठीक है, ना एहतजाज करता है, ना किसी को बुरा भला कहता है, ये बंदा ठीक है। बैरिस्टर गौर के मुतल्लिक तो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी ये खबर दे चुके हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट है। इसी वजह से तो उनके ऊपर मुकदमात नहीं होते, उन्हें पेशियाँ नहीं भुगतनी पड़ती, किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। तो बैरिस्टर गौर के लिए कोई इमरान खान साहब की रिहाई उनके लिए कोई मामला नहीं है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई एफर्ट करेंगे या कोई किसी तहरीक को लीड करेंगे या किसी तहरीक को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये सारा मामला तो है सुहेल आफरीदी का। तो सुहेल आफरीदी साहब जिन्होंने ये कहा था कि मैं एक फ़ोर्स बनाऊंगा, पहले वो फोर्स भी ख़त्म हो गई। बनने से पहले वो आइडिया भी ठीक नहीं था कि उनसे हलफ लेंगे और फिर उनकी आइडेंटिटीज ज़्यादा शो हो जाती। लेकिन बस जालिम जवाब भी नहीं देते। पूछो ना कि फोर्स किथे, वो कहते नहीं जी वो कुछ मसला था, टेक्निकल मसला, वो पता नहीं किहड़े टेक्निकल मसले में। और फिर नहीं, ISF तो आपके पास है ना, हर जो आपकी पॉलिटिकल जमात है उसका एक यूथ विंग तो होता है ना। जैसे इनकी PYO थी जो पीपल्स पार्टी थी, ऐसे मुस्लिम लीग नून की थी, अब भी है। इसी तरह जमात इस्लामी की है, MQM की है। तमाम जमातों का एक यूथ विंग होता है, स्टूडेंट विंग होता है। और तो वो आपका जो स्टूडेंट विंग है उसके आप बहुत फ़ाल तरीके से आपने उसको पहले चलाया। तो अब कहाँ पे गया वो आपका कंटेनर? वो आपने जो कहा था कि जल्द इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, वो जल्द कब आएगा? इसी सदी में आएगा, अगली सदी में आएगा, 5 सदियों के बाद आएगा, कब आएगा? फिर आपने जो नारा लगाया था लोगों के दिल जीतने के लिए कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा,
तो वो कहाँ है आपका इमरान खान साहब के साथ इश्क कहाँ है? अभी तो कोई इश्क के या वैसे ना वजारत मुझे आला ना चल रहा है, अपने आप पे भी इश्क राय के साहब कुर्सी चल रहा है। आई एम रियली सॉरी उन तमाम अपने लिसनर्स से कि जिन लोगों को हम कहते रहे कि पजन वर्कर को इन्होंने देखें इज्जत दी है, दी इमरान खान ने। ये इमरान खान की खासियत है कि वो वर्कर्स को भी इज्जत देता है, वर्कर भी लीडर बन सकता है। लेकिन राय साहब, लीडर बनना और लीडर होना और बॉर्न लीडर में बड़ा फर्क है। आई एम रियली सॉरी कि तहरीक इंसाफ की क़यादत, अब देखें बहनें कह रही हैं कि पीटीआई ने रिक्वेस्ट की अचकजई से। भाई अचकजई के पास कहां से मैंडेट आ गया? अचकजई कैसे करेगा? और राय साहब 10,000 बंदा टाइम है, सुबह 3 से 7 और दोपहर 3 से 7, 4 घंटे के लिए इनकलाब कैसे मुमकिन होगा? ये पीटीआई की क़यादत के लिए ये 10,000 का जो फिगर है, ये सुहेल आफरीदी साहब एक पेपर पर लिखें, 10,000 का फिगर अपने सामने रख लें। उसके बाद जो 2024 का इलेक्शन है उसमें पीटीआई को कितने वोट पड़े वो फिगर अपने सामने रख लें। अगर उनको ज़्यादा वोट किसका हिसाब किताब नहीं आता तो सलमान अकरम राजा जैसे नौवारिद, जिनका जनरल इलेक्शन लड़ने का कोई तजर्बा नहीं था, उनके वोट देख लें कि वो 1,60,000 वोट, वो इतनी बड़ी धांधली के बावजूद और जनरल इलेक्शन का एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद 1,60,000 वोट वो ले गए। वो भी नहीं कर सकते तो इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर पीटीआई ने कितने वोट लिए और फिर रावलपिंडी डिवीज़न से कितने वोट लिए, वो फिगर लिख लें एक पैरेलल एक और पेपर के ऊपर कंपैरिजन के लिए। उसके बाद केपी, जहां ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पीटीआई ने हासिल की, वो वोटों का काउंट निकालें और फिर ये सोचें कि ये जो इतना वोट मिला है पीटीआई को, इतना वोट मिला है इतनी सख्ती के बावजूद, कि जब पीटीआई का झंडा घर पर लहराने, अपनी गाड़ी पर लगाने, साइकिल के ऊपर लगाने के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात होते थे, उसके बावजूद इतना वोट लोगों ने 8 फरवरी 2024 को जाके डाला है। तो ये जो वोट है इसमें से 10,000 लोग वो नहीं ला सकते अडियाला जेल, मैं ये नहीं मानता। अच्छा, इसमें ना एक डेवलपमेंट ये भी राना साहब आए एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी कि मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर तहरीक इंसाफ 10,000 बंदा लाती है तो मैं उनके साथ बैठूंगा, उनकी डिमांड पर बात करेंगे। अगर नहीं लाए तो वज़ीर आज़म के साथ चुपचाप बैठें और बातचीत करें। वो ये कह रहे हैं कि खान साहब माइनस आप आएँ, हम आपको वेलकम करेंगे। राय साहब, कुछ लोगों ने ना जो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहे और वहीं की वो बात करते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी ने ज़रा सी ऊंच नीच दिखाई, कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की, नून लीग ने अगर कुछ करने की कोशिश की, तो इन दोनों जमातों में से कोई अपनी जगह से हिला तो पीटीआई को ड्राइविंग सीट पे बिठाया जा सकता है और एक धड़ा पूरा पीटीआई का तैयार। आई डोंट नो ये लोग क्यों इस किस्म की बातें करते हैं। कंधे इस्तेमाल किए जाते हैं, इमरान खान के नाम को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन राना साहब की इस बात का जवाब मुज़म्मिल असलम ने दिया। मैं इस चीज़ को वापस कह रहा हूँ, जब तक इमरान खान से मुलाकात और सूबे से वफाकी को पैसे मंजूरी नहीं दी जाएगी, यानी मशरूत कर रहा हूँ कि जब तक ये नहीं होता हम 10,000 बंदे ला सकते हैं, लेकर आएंगे, आप रास्ते बंद ना करें। तो रास्ते बंद करेंगे तो बंदे कहाँ से आएंगे? वो ठीक कह रहे हैं। रास्ते बंद हों तो तब भी आप लोग ला सकते हैं। जब भी लॉन्ग मार्च होता है, जब भी एहतजाजी तहरीक होती है, तो उस एहतजाजी तहरीक में कोई जो उस वक्त की हुकूमत होती है या जो भी फाशिज़म आपको रोक रहा होता है या जो भी आपको उस तहरीक से रोक रहे होते हैं, वो आपके सामने कोई फूल तो नहीं बिछाएंगे ना आपके रास्तों में, फूलों की पत्तियां तो नहीं आप पे निछावर करेंगे। कोई आपके साथ के लिए पानी की सबीलें, दूध की सबीलें तो नहीं लगाएंगे कि आएँ आप ये करें। वो इमरान खान साहब ने अलबत्ता कहा था इनको कि आप आएँ, हम आपको खाना शाना भी फराम करेंगे। तो ज़ाहिर है कि ये तो जब तहरीक चलती है, जब आप सियासत में आते हैं तो आपको हर किस्म के हालात के लिए तैयार होना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि जो चीफ़ मिनिस्टर आप बने हैं सुहेल आफरीदी साहब, वो किस वजह से बने हैं? वो सियासत की वजह से बने हैं। पाकिस्तान के अंदर यानी आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर और सदर को मुंतखब करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम वहाँ पे एक चीफ़ मिनिस्टर को मुंतखब करते हैं। तो जो इधर वफाक में है यानी पंजाब, आपका केपी, बलूचिस्तान और सिंध, तो यहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर यानी 4 सूबे हैं पूरे पाकिस्तान के, और उसमें से एक इंतहाई अहम सूबे के आप चीफ़ मिनिस्टर हैं।
आपको किसने पूछना था अगर आप सियासत में ना आते और तहरीक इंसाफ आपको मौका न देती? तो जब आपको सियासत में आते हैं तो उसके लिए हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये नहीं कि आपने सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इंजॉय करनी है, हुकूमत इंजॉय करनी है, आपको स्ट्रगल भी करनी है। आपको मिली किस वजह से है ये वजारत आला की कुर्सी? इमरान खान साहब की वजह से। अगर पीटीआई हार जाती केपी में तो फिर तो आप नहीं बन सकते थे चीफ मिनिस्टर। क्या मरीम नवाज ने आपके लिए नशिस्त छोड़नी थी और ये कहना था आए सुहेल आफरीदी भाई आप मेरी नशिस्त के ऊपर बैठ जाएं, मेरी जगह आप वज़ीर आला बन जाएं? तो जब भी सियासत में जो भी सियासत में जाता है वो उसको पता होता है कि मुझे स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। आप सिर्फ अच्छे दिनों के साथी मत बने इमरान खान साहब के। आप के पास अब चूंकि इमरान खान साहब ने आपको मौका दिया था कि आप एक तहरीक चलाएं वज़ीर आला के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, आईएसएफ के एक फ़ाल रुकन के तौर पर या फ़ाल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, लेकिन आपने तहरीक नहीं चलाई और आप उसके मुतल्लिक कोई क्लैरिटी भी नहीं दे रहे। आपका पूरा तकिया इस बात पर है कि आपकी मुलाकात ना हो। आपकी बात करते करते ना वो जो आपने जुमला कहा ना कि इस दफ़ा मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, और मुझे ना एक और बंदे की भी रंगबाजी याद आ गई थी। उस बंदे ने कहा था कि इस दफ़ा हम ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। राय साहब, ये तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है इनके मुतल्लिक इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये खेल बहुत अरसे तक जारी नहीं रख सकते। ये अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने 2 मरतबा मज़ामत करने की कोशिश की और 1 मरतबा तो डी चौक में भी पहुंच गए, वो भी ये खेल जारी नहीं रख सके और वर्कर्स के गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया। तो पूरा सुहेल आफरीदी का फोकस ये है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात हो या मुलाकात हो तो उन तक ऐसे किसी शख्स की हो कि मेरे मुतल्लिक जो कुछ मैंने नायली की है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक ना चला के, इसके मुतल्लिक खान साहब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे और कोई वेग सी इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग सी इन्फॉर्मेशन अगर मुलाकात हो भी जाए तो बस वही पहुँचे, वो इस वक्त बस इसको देख रहे हैं। इसके अलावा अभी तक ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अलीमा खान साहिबा का एक मैं और भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जून जो है ये एक बेहतरीन विंडो है, अवेलेबल विंडो इस वक्त जून के इमरान खान साहब के को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करवाने के लिए एक दबाव बढ़ाया जा सकता है। तो बहनें कभी पीटीआई के अंदर सुहेल आफरीदी की मिन्नतें कर रही हैं इतने बड़े लीडर की, और कभी महमूद खान चकजई की मिन्नतें कर रही हैं कोई ये अपोजिशन। तो आप बात कर रहे हैं, तकलीफ मुझे हो रही है कि हमें तो ये कहते हुए तकलीफ होती है कि यार बहनें देखें, इससे ज़्यादा ये तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती कि जब बहनें ये कहना कि पीटीआई ने रिक्वेस्ट किया चकजई से। मैं तो राय साहब उस लफ्ज़ों का जो हेर फेर है उसी से बाहर नहीं निकल रहा कि बहनों ने पीटीआई ने रिक्वेस्ट किए अचकजई से और अचकजई साहब आप 10,000 बंदा लेकर आए। एक्चुअली वो तो खुद रिक्वेस्ट पहले 2-3 दफ़ा कर चुकी हैं, लेकिन इसको एक पीटीआई के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ किया था वो इसको एक ऐसा इशू बना लेती है कि अलीमा खान साहिबा के ऊपर ही जवाबी हमलावर हुए थे। यानी जो जालिम निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ मज़ामत नहीं करते, अलीमा खान साहिबा के ख़िलाफ़ मज़ामत करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रही हैं, ये सियासी मदाखलत कर रही हैं। तो इसलिए उन्होंने इस दफ़ा थोड़े से खिलाफ थे, मेरे खिलाफ भी मज़ामत हो जाती शुरू जी, तो मजबूर होकर उन्होंने कहा कि पीटीआई ने ये कहा है। तो पीटीआई ने कहा है महमूद खान चकजई से। वो पीटीआई महमूद खान चकजई का क्या मैंडेट है कि पीटीआई ने महमूद खान चकजई से कहा है, जो कि अपोजिशन लीडर बने हैं पीटीआई की वजह से। वो पीटीआई के लीडर तो नहीं थे, पीटीआई के टिकट पे तो इलेक्शन नहीं लड़े थे ना। तो ये फैसला तो सुहेल आफरीदी ने करना है, लेकिन सुहेल आफरीदी महमूद खान चकजई के पीछे छुपे हुए हैं, महमूद खान चकजई मुज़ाकरात के पीछे छुपे हैं। और सबसे पहले जो हमने इसी प्लेटफार्म पे कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह वाला एक मुहावरतद हमने इस्तेमाल किया था, एक फ्रेज़, उसके बाद हमने देखा मुराद सईद साहब ने भी, अलीमा खान साहिबा ने भी वही हमारा फ्रेज़ जो है इस्तेमाल किया। तो ये उससे बाहर नहीं निकलेंगे, ये इसे कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेलते रहेंगे और इमरान खान साहब की रिहाई इनकी तरजीह नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें मुझे और राय साहब को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।